सो आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज कॉल्ड कोagulation एंड काइनिन पाथवे। ठीक है, इसमें हम ब्रेडेकाइनिन, इसमें हाई मॉलिक्यूलर वेट काइनिनोजिन, कैलिक्रीन, इन सबको हम काइनिन पाथवे कहते हैं। लेकिन इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं बताता चलूँ कि हम अभी तक जो डिस्कस कर रहे थे वो कोagulation पाथवेज है। क्या है? कोagulation पाथवेज। तो हमने प्राइमरी हीमोस्टेसिस पढ़ा है, वो प्लेटलेट्स की वजह से होता है। उसके कुछ स्टेप्स है जो आप लोगों को याद रखने हैं। इनिशियली उसमें ट्रांजिएंट वेजो कंस्ट्रक्शन होती थी, फिर वॉन वलिब्रेन फैक्टर के ऊपर एक रिसेप्टर एक्सप्रेस होता था जिसको GP1B कहते हैं। और GP1B के साथ जब प्लेटलेट्स अटैच होते थे उनको हम प्लेटलेट्स एडहीशन कहते थे। आफ्टर दैट द नेक्स्ट थिंग वी डिस्कस कि ADP is a molecule released by platelets and that express GP2B and 3A। और जब GP2B 3A के साथ मजीद प्लेटलेट्स आकर कलेक्ट होते हैं उसको प्लेटलेट एग्रीगेशन कहते हैं। तो एक्चुअली जो प्लग बना था दैट वाज वेरी वेरी वीक प्लग। अब उस प्लग को स्ट्रेंथन करने के लिए हमारे पास जो कोagulation पाथवेज होती है वो हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं वो है क्या चीज? क्लॉटिंग फैक्टर्स आर द प्रोटीन्स प्रोड्यूस्ड बाय द लिवर एंड दे विल हेल्प इन द ब्लड कोagulation। तो अभी हम ब्लड कोagulation के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस पूरे चार्ट के ऊपर, इस डायग्राम के ऊपर हमें कुछ चीजें याद रखनी चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। देखिए यहाँ पे दो चीजें याद रखें। एक हमें डिस्कस करना है कि व्हाट इज मेंट बाय इंट्रिंसिक पाथवे, another very important that is called extrinsic pathway। ये दो चीजें याद रखें। और लास्ट में, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ से जो क्लॉटिंग फैक्टर 10 है इससे नीचे जो पाथवे जितनी चलती है इनको हम कॉमन पाथवे कहते हैं। जस्ट सिंपल, दैट इज कॉल्ड CP। CP स्टैंड फॉर कॉमन पाथवे। तो कोagulation कैस्केड के अंदर वी हैव 3 पाथवे। द फर्स्ट वन इज इंट्रिंसिक पाथवे, द सेकंड वन इज extrinsic pathway and the third one is called a common pathway। ठीक है, अब इनमें से फर्क क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। देखिए एग्जाम में कभी भी आप लोगों को ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि ड्रा द पाथवे या ड्रा द डायग्राम, वहां से आप लोगों को इससे क्वेश्चन आएंगे। सो द MCQs वी मस्ट नो फ्रॉम दिस पाथवे, कि इसके अंदर जो MCQs आते हैं या MCQ पैटर्न है वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, सो द फर्स्ट थिंग यू पीपल मस्ट नो कि जब देर इज इंजरी एंड देर इज कॉन्टैक्ट एक्टिवेशन। कॉन्टैक्ट एक्टिवेशन से मुराद ये है कि जब बॉडी के अंदर इंजरी होती है एंड दैट इज विद इन द वेसल, दैट इज कॉल्ड इंट्रावस्कुलर इंजरी। तो प्लीज रिमेंबर, व्हेन द इंजरी इज इनसाइड द वेसल द पाथवे शुड बी एक्टिवेटेड इज इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक पाथवे के अंदर इंट्रावस्कुलर इंजरी में देर इज कोलेजन एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन इंजरी। तो उसमें जो सबसे पहला फैक्टर एक्टिवेट होता है that is called 12। 12 factor activate and convert into 12A। ये पहले से इनएक्टिव होता है। जब इंट्रिंसिक पाथवे स्टार्ट होती है इंट्रावस्कुलर कोagulation में तो इंट्रावस्कुलर इंजरी लीड्स टू एक्टिवेशन ऑफ फैक्टर 12। तो 12 इनएक्टिव फॉर्म कन्वर्ट इनटू 12A। फिर जो 12A है दैट कन्वर्ट 11 इनटू 11A। ये जो सिंपल 11 है ये नॉन एक्टिव है। when it convert into active, that is 11th A, then 11th A convert 9th into 9th A। अब देखें सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास 12 है, फिर इसके बाद 11 है और इसके बाद 9 है। इट्स मीन कि 12 के बाद 11, 11 के बाद 10 आना चाहिए, लेकिन क्या आया है? 9th आया है। तब लोग को मैं इसका मतलब एक तरीका बता रहा हूँ जो सबसे आसान है। ये इंट्रिंसिक पाथवे में 12, देखिए T फॉर 12, E फॉर 11, E फॉर 11 और N फॉर 9। इसका मतलब ये बन गया कि 11 और 9 के दरमियान जो मिसिंग है वो 10 है। तो ऐसा पाथवे जिसमें 10 मिसिंग हो, लाइक 12, 11, 9 हो, तो वो इंट्रिंसिक पाथवे है। फिर ये जो 9th A है, बाय द हेल्प ऑफ फैक्टर 8A, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फैक्टर 8A इट कन्वर्ट 10 into 10A। तो भी यहाँ पे जो इंट्रिंसिक पाथवे है इसके जो क्लॉटिंग फैक्टर्स है उनको लिखते हैं। इंट्रिंसिक पाथवे की क्लॉटिंग फैक्टर में 12 है, इंट्रिंसिक पाथवे की क्लॉटिंग फैक्टर में 11 है, इसमें 10 नहीं है, इसमें 9 है और इसमें 8 है। रिमेंबर दीज फोर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट स्टार्ट फ्रॉम 12 देन गोज टू 11 देन 9 एंड 8।
बाय द हेल्प ऑफ 8 इट कन्वर्ट 10 into 10a। लेकिन यहाँ पे इस क्लॉटिंग फैक्टर 8 की जो स्टेबिलिटी है उसको मेंटेन करने के लिए वॉन वरीब्रेन फैक्टर की हमें जरूरत होती है। सो वॉन वरीब्रेन फैक्टर क्रम्पराम वायबल पेलाडे बॉडी ड्यू टू एंडोथेलियल सेल इंजरी एंड दैट स्टेबलाइज फैक्टर 8a। ठीक है, अब 10th A तक हम आए हैं। अब आगे चलते हैं। अगर टिश्यू बाहर से है, फॉर एग्जाम्पल एक्सट्रिंसिक पाथवे, तो extrinsic pathway is activated when there is extravascular injury, tissue factor injury। तो उसमें 7th जो है वो 7th A में कन्वर्ट होता है, and 7th A by the help of tissue factor convert 10 into 10th A। very very easy to understand। तो यहाँ पे इसमें जनाब एग्जाम क्वेश्चन ये है कि नेम द क्लॉटिंग फैक्टर वेयर इंट्रिंसिक पाथवे स्टार्ट, दैट इज फैक्टर 12, यहाँ से स्टार्ट होती है। Name the pathway from where extrinsic start, that is factor 7। So these two things has to be on the top of your list। फिर चाहे हम यहाँ से आ जाए, चाहे हम यहाँ से आ जाए, at the end we reach into clotting factor 10। This 10 is called common clotting factor, इसको common factor कहते हैं। और 10 जो है 10th A में कन्वर्ट होता है। फिर 10th A नीचे clotting factor 2 जिसका नाम प्रोथ्रोम्बिन है, वो 5A के जरिए 5A के जरिए कन्वर्ट करता है, मतलब 2A में। तो इसका मतलब प्रोथ्रोम्बिन इज द इनएक्टिव फॉर्म and it get activated convert into its active form, that is thrombin, that is 2A, and then thrombin A convert fibrinogen into fibrin। देखिए एक्चुअली क्लॉटिंग फैक्टर 1 से लेके 12 तक है, इनके अपने अपने नाम है, लेकिन जस्ट रिमेंबर जो क्लॉटिंग फैक्टर 2 है इसका नाम प्रोथ्रोम्बिन है। क्लॉटिंग फैक्टर 1 को फाइब्रिनोजिन कहते हैं। तो जब हम प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट करके थ्रोम्बिन में लाएंगे तो वो 2A बन जाता है, वो एक्टिवेट हो जाता है, और फिर थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजिन को फिब्रिन में कन्वर्ट करता है, और ये एग्रीगेट करता है मेश वर्क को, जहाँ पे वीक प्लाक बना था उसको स्ट्रेंथन कराता है। तो जब इनएक्टिव फॉर्म ऑफ फाइब्रिनोजिन गेट कन्वर्टेड इनटू एक्टिव फॉर्म ऑफ फाइब्रिन, दिस प्रोसेस इज नोन एज कोआगुलेशन। और जो कोआगुलेशन है, हमें क्लॉट को स्ट्रेंथन बनाए हैं, दैट इज मेनली डन बाय क्लॉटिंग फैक्टर्स एक्टिवेशन, चाहे वो एक्सट्रिंसिक से आ जाए चाहे वो इंट्रिंसिक से आ जाए। अब आप लोग अगर अपने कॉपी में एग्जाम के लिए 2-3 बातें आप लोग नोट करना चाहते हैं तो नोट के देखिए। द पाथवे विच इज एक्टिवेटेड ड्यू टू इंट्रावस्कुलर इंजरी वो इंट्रिंसिक है, फिर एक्स्ट्रावस्कुलर इंजरी वो एक्सट्रिंसिक है। द पाथवे विच इज लॉन्गर विच इज मेड अप ऑफ मोर क्लॉटिंग फैक्टर्स वो इंट्रिंसिक है। द पाथवे विच इज शॉर्टर वो एक्सट्रिंसिक है। द पाथवे विच स्टार्ट फ्रॉम क्लॉटिंग फैक्टर 12 दैट इज इंट्रिंसिक, और जो क्लॉटिंग फैक्टर 7 से स्टार्ट हो जाए वो एक्सट्रिंसिक है। अब अगर एक पेशेंट है उसको ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, रिमेंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ब्लीडिंग डिसऑर्डर के अंदर क्या होता है कि हमें पहले प्लेटलेट्स देखना है। अगर उसकी प्लेटलेट्स क्वांटिटेटिवली एंड क्वालिटेटिवली दोनों ठीक है तो हमें फिर क्लॉटिंग फैक्टर देखना है। तो हमें अगर ये देखना है दैट इंट्रिंसिक पाथवे फैक्टर इज वर्किंग और नॉट, तो ऐसा टेस्ट जिसमें हम इंट्रिंसिक पाथवे को स्क्रीन करते हैं, दैट इज कॉल्ड APTT, दैट इज नोन एज एक्टिवेटेड प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। और अगर हमने ये देखना है क्या एक्सट्रिंसिक पाथवे इज वर्किंग और नॉट, इसके लिए हम क्या करते हैं, PT करते हैं। मैं यहाँ पे आप लोगों को एक बात बताता हूँ, देखें इससे भी आप लोगों को ये चीज आसान हो जाएगी। एक्स मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसको और से देखें, वेरी इंपॉर्टेंट। द एक्स प्रेसिडेंट गोज टू वार। देखिए इसका मतलब ये है एक्स प्रेसिडेंट गोज टू वार। तो ये जो एक्स प्रेसिडेंट है एक्स, तो एक्स मीन एक्सट्रिंसिक पाथवे, और यहाँ पे प्रेसिडेंट के अंदर जो PT है दैट इज मेजर्ड बाय PT। और इस एक्सट्रिंसिक पाथवे की जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं इस पे अगर कोई ड्रग काम करता है दैट इज कॉल्ड वारफारिन व्हिच इज एंटीकोगुलेंट, वी डिस्कस। तो यहाँ पे इन लोगों ने क्या लिखा है कि PT मॉनिटर एक्सट्रिंसिक पाथवे इन कॉमन पाथवे लाइक क्लॉटिंग फैक्टर 1, 2, 5, 7 एंड 10। देखें 7 एक्सट्रिंसिक का अपना है, फिर यहाँ से 10, 5, 2, 1 ये सारे कॉमन पाथवे में आते हैं। ठीक है, अगर हम इस तरह देखें APTT, इसको लोग PTT भी कहते हैं, मॉनिटर इंट्रिंसिक एंड कॉमन पाथवे, तो इसमें रिफ्लेक्टिंग ऑल द फैक्टर, जितनी भी फैक्टर है सब आता है एक्सेप्ट फैक्टर 7 एंड फैक्टर 13। तो इसका मतलब यह है कि द
test which screen extrinsic pathway, that is called PT, and the test which intrinsic pathway, that is APDT। और जो टेस्ट एक्सट्रिंसिक करती है उसमें 7 कॉमन पाथवे भी आएगी, जो इंट्रिंसिक करेगी वो भी कॉमन पाथवे हैं। तो आई थिंक इससे आसान कोई आप लोगों को नहीं पढ़ाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए अगर इन क्लॉटिंग फैक्टर्स में इशू आ जाए तो फिर APTT प्रोलॉन्ग होगा, अगर यहाँ पे इशू आ जाए तो PT प्रोलॉन्ग होगा। आप लोगों को मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक पेशेंट है, उसको हीमोफीलिया है, तो हीमोफीलिया ए के अंदर 8 की कमी है और 8 फैक्टर इज इंट्रिंसिक, तो उसमें APTT प्रोलॉन्ग होती है। ये जो इन लोगों ने ये लिखी है ये सारी ड्रग हैं, ये हम बाद में पढ़ेंगे व्हेन वी स्टडी द फार्माकोलॉजी पार्ट। लेकिन इतना याद रखें, वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो हाई मॉलिक्यूलर वेट काइनिनोजिन है, इट कन्वर्ट इनटू ब्रेडिकाइनिन। ये किस में कन्वर्ट होता है? ब्रेडिकाइनिन। व्हाट दिस ब्रेडिकाइनिन डू? इट कैन कॉज वेजोडाइलेशन, increase vascular permeability, and this can cause nerve irritation known as pain. So three things: vasodilation, increased permeability, and pain sensitivity. These three things that is mediated by bradykinin. We will discuss each and everything when we study its pharmacology. लेकिन इस स्लाइड से सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो समझनी थी वो इंट्रिंसिक पाथवे प्लस एक्सट्रिंसिक पाथवे थी। ठीक है, तो ये वाला जो क्लॉटिंग फैक्टर 1 है फाइब्रिनोजिन, जब ये फिब्रिन में कन्वर्ट होता है तो फिर यहाँ पे जो मेश है ना इसकी एग्रीगेशन होती है, और वो एग्रीगेशन क्लॉटिंग मतलब फैक्टर 4, ये जो CA है कैल्शियम, ये क्लॉटिंग फैक्टर 4 को कहते हैं। और वो फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर जो 13 है वो मेश को स्ट्रेंथन बनाएगी, जिससे मतलब क्लॉट मजबूत हो जाएगी। तो इनिशियली जो क्लॉटिंग फैक्टर है, इनिशियली वीक प्लग वो प्लेटलेट बनाती है, फिर इसको मजीद स्ट्रेंथन करने के लिए क्लॉटिंग फैक्टर आते हैं। ठीक है, तो एक्सट्रिंसिक भी है और इंट्रिंसिक। अगर एक पेशेंट है उसमें क्लॉटिंग फैक्टर 8 की डिफिशियंसी है, डिफिशियंसी ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर 8, हीमोफीलिया ए, इट इज द मोस्ट कॉमन वन। फिर अगर क्लॉटिंग फैक्टर 9 की डिफिशियंसी है उसको हीमोफीलिया बी कहते हैं। और अगर किसी ने लिखना है तो जो हीमोफीलिया बी है इसको हम क्रिसमस डिजीज भी कहते हैं। ठीक है, और क्लॉटिंग फैक्टर सी के अंदर जो हीमोफीलिया सी है सॉरी, उसमें क्लॉटिंग फैक्टर 11 है। अब यहाँ पे MCQs आते हैं, ये दोनों MCQs में आते हैं। जो हीमोफीलिया ए है वो सबसे कॉमन है, फिर हीमोफीलिया बी, और लीस्ट कॉमन इज हीमोफीलिया सी। इतना याद रखे, जो हीमोफीलिया ए और बी है इट इज एक्स लिंक रिसेसिव, और जो डिजीज एक्स लिंक होती है दैट इज मोस्ट लाइकली सीन इन मेल। और जो हीमोफीलिया सी है इसकी मेल फीमेल जो इंसिडेंस है वो इक्वल है, क्योंकि इट इज ऑटोसोमल रिसेसिव रादर देन एक्स लिंक रिसेसिव। ठीक है जी। अब देखें यहाँ पे लिखते हैं कि कैलिक्रीन एक्टिवेट ब्रेडिकाइनिन एंड ACE इनहिबिटर इनएक्टिवेट ब्रेडिकाइनिन। तो ब्रेडिकाइनिन के 3 पॉइंट्स थे: वेजोडाइलेशन, इंक्रीज परमेबिलिटी, एंड पेन सेंसिटिविटी। इट्स मीन कि अगर एक पेशेंट है उसमें कैलिक्रीन की लेवल बढ़ती है तो वो ब्रेडिकाइनिन को इम्प्रूव करेगी, बढ़ाएगी। लेकिन जो ACE एंजाइम है कैप्टोप्रिल एनालाप्रिल, जो एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन है, जो एंजियोटेंसिन 1 को 2 में कन्वर्ट होने नहीं देते, दे आल्सो इनएक्टिवेट, दे डिग्रेड ब्रेडिकाइनिन। सो द इफेक्ट ऑफ कैलिक्रीन ऑन ब्रेडिकाइनिन इज स्टिमुलेटरी, मतलब एक्साइटेटरी, बट इफेक्ट ऑफ ACE इनहिबिटर ऑन ब्रेडिकाइनिन इज इनहिबिटरी। देखिए अगर एक पेशेंट है उसमें C1 एस्टिरेज इनहिबिटर की डेफिशिएंसी है तो ब्रेडिकाइनिन बढ़ जाती है, देयर इज हेरिडिटरी एंजियोएडेमा। When there is vasodilation, more vascular permeability, there will be excess fluid leakage in the tissue space, lowest angioedema। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि कैल्शियम फास्फोलिपिड, और जो कैल्शियम है प्लीज रिमेंबर इट एक्ट एज अ क्लॉटिंग फैक्टर। जो कैल्शियम है वो क्लॉटिंग फैक्टर, और आप लोग को मैंने क्या बताया कि क्लॉटिंग फैक्टर जो है वो 1 से लेकर 13 तक है। जो 13 है उसको फेब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, और एग्जाम में आ जाए कि कैल्शियम एक्ट एज अ क्लॉटिंग फैक्टर विच, दैट इज 4, ये 4 नंबर पे काम करते हैं। ठीक है जी। अब देखे यहाँ पे एक पॉइंट है, दिस इज कॉल्ड प्लाज्मिनोजेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। यहाँ जो FCPS वाले हैं इसको थोड़ा और से सुने, वेरी इंपॉर्टेंट। जो प्लाज्मिनोजिन है, प्लाज्मिनोजिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट कन्वर्ट इनटू प्लाज्मिन। अब जो प्लाज्मिन है इट एक्ट एज अ सीजर, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इट एक्ट एज अ सीजर फॉर थ्रोम्बस। इसका मतलब यह है कि थ्रोम्बस को लाइस करने में हेल्प करता है जो प्लाज्मिन है।
अब अगर एक पेशेंट है, उसको स्ट्रोक है, और यहाँ पे प्लाज्मिनोजिन को प्लाज्मिन में कन्वर्ट करने का काम, दैट इज टीपीए, टिश्यू प्लाज्मिनोजिन एक्टिवेटर। जो टिश्यू प्लाज्मिनोजिन एक्टिवेटर है, ये प्लाज्मिनोजिन को कन्वर्ट करता है प्लाज्मिन में, एंड दिस प्लाज्मिन एक्ट एज अ सीजर विच लाइसेस द थ्रोम्बस। ये प्रीवियसली बने हुए थ्रोम्बस को क्या करता है, लाइस। अगर एक पेशेंट है, उसको कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम है, इस्केमिक प्रॉब्लम है, या उसको सीवीए है, सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट है, स्ट्रोक है, तो हम उसमें टीपीए क्यों देते हैं? क्योंकि जो टीपीए है, ये बॉडी में प्लाज्मिन की लेवल को बढ़ाएगी। वो जो स्ट्रोक में क्लाट है, थ्रोम्बस है, जो वेसल को ब्लॉक कर चुके हैं, ये उनको जनाब रिलीव करेगी। दोज ड्रग विच एक्टिवेट टीपीए, दैट इज थ्रोम्बोलाइटिक्स, क्योंकि वो प्लाज्मिन बनाएगी, थ्रोम्बोलाइटिक्स, एल्टीप्लेस, एरिटिप्लेस एंड टेनेक्टिप्लेस। तो एल्टीप्लेस, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, बट उधर उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, प्लाज्मिनोजिन को प्लाज्मिन में कन्वर्ट करना। कुछ ड्रग्स ऐसे हैं लाइक ट्रांजेमिक एसिड, बहुत सारे पेशेंट आते हैं फॉर एग्जाम्पल कि उनकी ब्लीडिंग नहीं रुकती, हम उसको ट्रांजेमिक एसिड की इंजेक्शन लगाते हैं, ट्रांजेमिक एसिड टैबलेट्स देते हैं, तो उससे हम ब्लीडिंग को स्टॉप कैसे करते हैं? दिस ट्रांजेमिक एसिड ट्राई टू डिक्रीज द लेवल ऑफ टीपीए। ये ड्रग स्टिमुलेटरी है टीपीए, और इनहिबिटरी है। तो जब आप इनहिबिटरी करेंगे, तो जो फाइब्रिनोलाइटिक, जो फिब्रिन लाइसिस की इफेक्ट है, उसको हम कैंसिल करेंगे, एंटी फाइब्रिनोलाइटिक। सो ट्रांजेमिक एसिड डिक्रीज द ब्लीडिंग टेंडेंसी। तो ये ड्रग फेब्रिन को खत्म करते हैं, ये फाइब्रिनोलाइटिक है, थ्रोम्बोलाइटिक्स है, और ये एंटी फाइब्रिनोलाइटिक है। इनको हम फेब्रिनोलाइटिक क्या कहते हैं, सिस्टम। अमाइनो कैप्रोइक एसिड ये भी यूज होता है, ये भी हम एज अ कोआगुलेशन फैक्टर इस्तेमाल कर सकते हैं। इफ यू नो दिस मच डेटा, दैट इज मोर देन एनफ। ये जो ड्रग्स वगैरह, मतलब एस्पिरिन क्या है, क्लोपिडोग्रिल क्या है, ये हेमाटोलॉजी के अंदर हम फिर फार्माकोलॉजी पार्ट में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। इसके बाद आते हैं, अभी जो एफसीपीएस का एग्जाम हुआ है रिसेंटली, मेरे पास उसके पास पेपर है, और आप लोग याद करें, इससे दो एमसीक्यूज आए थे, एंड वी विल डिस्कस दोस पास पेपर एट द एंड ऑफ द सेशन एज वेल। विटामिन के डिपेंडेंट कोआगुलेशन फैक्टर्स, अब वो डिस्कस कर देंगे। हम कहते हैं द विटामिन विच एक्ट एज अ कोआगुलेशन विटामिन, दैट इज कॉल्ड विटामिन के। अब देखें, विटामिन के की डेफिशिएंसी, ये चीजें बाद में पढ़ते हैं, सबसे पहले आते हैं नॉर्मल की तरफ, कि भाई नॉर्मल क्या होता है। इफ यू नो द नॉर्मल, देन अंडरस्टैंडिंग एबनॉर्मल इज वेरी वेरी इजी। एबनॉर्मल तो फिर अंडरस्टैंड करना आसान है। तो पहले नॉर्मल को देखते हैं क्या होता है। एक्चुअली ये लीवर है, विच इज द इंटरनल लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। इसमें जो विटामिन के है, इसके दो फॉर्म है, एक ऑक्सीडाइज है और एक रिड्यूस है। इतना याद रखें, ऑक्सीडाइज फॉर्म विटामिन के इज इनएक्टिव, बट रिड्यूस विटामिन के इज एक्टिव फॉर्म। इसमें होता यह है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन, कि जब हम विटामिन के को इनएक्टिव से एक्टिव बनाते हैं, वी नीड इपोक्साइड रिडक्टेज एक्टिविटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो epoxide reductase is the enzyme which really help to convert inactive vitamin A into active form। लेकिन कभी कभार अगर विटामिन के की टॉक्सिसिटी होती है, या बॉडी के अंदर विटामिन के नीड से ज्यादा हो जाए, तो हम फिर ऐसा ड्रग देंगे जिससे हम विटामिन के की लेवल को कम करें। तो वो वारफरीन है। हाउ वारफरीन डिक्रीज विटामिन के एक्टिविटी, इट इनहिबिट इपोक्साइड रिडक्टेज। इसलिए कहते हैं वारफरीन को काम करने के लिए लीवर का फंक्शन होना है। अगर लीवर पहले से फेल है, तो फिर ये एंजाइम भी तो नहीं होगा, तो फिर वारफरीन इज नॉट वर्किंग, बिकॉज द साइट ऑफ एक्शन फॉर वारफरीन इज लीवर। दूसरी बात, जब विटामिन के एक्टिव हो जाए, तो फिर ये फैक्टर्स आप लोगों ने बाय हार्ट याद रखने हैं। देखें, क्लॉटिंग फैक्टर 2, 7, 9, 10, यहाँ पे लिखता हूँ, क्लॉटिंग फैक्टर 2, 7, 9, 10, एंड प्रोटीन सी एंड एस, these are the important clotting factor। इसकी जो एक्टिवेशन है, दे आर मेनली डिपेंडेंट ऑन विटामिन के। अब होता यह है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि जब विटामिन के एक्टिव हो जाए, तो ये इन फैक्टर की गामा ग्लूटामाइल एरिया पे कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी। इसका मतलब यह है, कार्बोक्सिलेशन इज रिक्वायर्ड, इनको कार्बन अटैच करना है फॉर द एक्टिवेशन, और कार्बोक्सिलेशन ऑफ दीज क्लॉटिंग फैक्टर इज डिपेंडेंट ऑन विटामिन के। तो अगर आप लोग इतना भी याद रखना रखे, इस तरह हम कहते हैं प्रोलीन लाइसिन, इसकी हाइड्रोक्सिलेशन विटामिन सी करती है, इसलिए वो कोलेजन सिंथेसिस में हेल्प करती है। इसलिए तो गामा कार्बोक्सिलेशन ऑफ दिस फैक्टर इज विटामिन के डिपेंडेंट।
तो जब ये मेच्योर हो जाए, ये कार्बोक्सिलेट हो जाए, तो फिर ये 2, 7, 9, 10 दे आर क्लॉटिंग फैक्टर। और ये जो CS है दे आर एंटी कोआगुलेंट। तो मतलब कोआगुलेंट एंटी कोआगुलेंट के दरमियान फिर जो हमारा एक बैलेंस है वो मेंटेन। पर 2, 7, 9, 10 these clotting factor get activated due to vitamin K, but vitamin K activation dependent on epoxide reductase। अब देखिए यहाँ पे एक दो चीजें इन लोगों ने समझाई हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंटी कोआगुलेशन, अगर एक्टिवेटेड प्रोटीन C आ जाए, इट रिक्वायर्ड प्रोटीन S। देखिए प्रोटीन S जो है इसको चाहिए, ये क्लॉटिंग फैक्टर 9A है, और ये क्या करता है, ये 8A के जरिए 10 को 10A में कन्वर्ट करता है। और जो 10A है, अगर इसको हमने कन्वर्ट करने से आगे रोकना है, if we block 10A, the drug is called direct factor 10A inhibitor, we will discuss the name of those। फिर ये 2A है, इसमें हेपरीन है, फॉर एग्जाम्पल एंटी थ्रोम्बिन 3 की एक्टिविटी। थ्रोम्बिन क्या है, वो क्लॉटिंग फैक्टर 2 है, वो फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है। लेकिन ये जो हेपरीन एंड लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरीन है, ये एंटी थ्रोम्बिन 3 की एक्टिविटी को बढ़ाता है ताकि थ्रोम्बिन काम ना करे, इससे एंटी कोआगुलेंट इफेक्ट होगी। हेपरीन की जो साइट ऑफ एक्शन है वो ब्लड है, और वारफरीन की साइट ऑफ एक्शन लीवर है। इस पे अभी भी मैं इतना डिटेल से इसलिए नहीं जा रहा, वी विल डिस्कस दिस होल टेबल अलॉन्ग विद द फार्माकोलॉजी पार्ट। लेकिन इसमें जो लीवर के अंदर विटामिन के है वो आप लोग को अब समझ आने लग गई कि इसका मतलब क्या है। थोड़ा सा पढ़ते हैं, फिर आप लोग को इसके अंदर MCQs बताऊंगा। नंबर 1, अभी तो FCPS वालों को ये पता होना चाहिए, विच आर द सेट्स ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर दैट डिपेंड ऑन विटामिन के। 1 is 2, 7, 9 and 10। विटामिन के की अगर डेफिशिएंसी हो जाए, मतलब इसका लेवल कम हो जाए, डिक्रीज सिंथेसिस, तो फिर 2, 7, 9, 10 प्रोटीन CNS एक्टिवेशन नहीं होगी। अब अगर फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, आप उसको वारफरीन देंगे, एज वी डिस्कस बिफोर, जो वारफरीन है इट इनहिबिट विटामिन के इपोक्साइड रिडक्टेज, इसलिए ये विटामिन के की जो इनहिबिटरी इफेक्ट है उसको रिवर्स करता है, और ये क्लॉटिंग फैक्टर सिंथेसिस को डिले करता है। अगर एक पेशेंट है ना, फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है, उसको फॉर एग्जांपल वारफरीन, मैं यहाँ पे लिखता हूँ वारफरीन टॉक्सिसिटी, बिकॉज दिस क्वेश्चन दे आस्क इन एग्जाम, वारफरीन की क्या है, टॉक्सिसिटी है। अगर इसकी फॉर एग्जांपल हमने रिवर्सल करनी है, और JCAT वाले, FCPS वाले और NLE तीनों सुने, इमीडिएटली हम क्या देंगे, हम दो चीज देंगे, या तो हम फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा देंगे, या PCC प्रोथ्रम्बिन कंसंट्रेट कॉम्प्लेक्स देंगे। और अगर हम डिलेड को देखें, डिलेड, तो डिलेड अफेक्ट के लिए हम विटामिन के देंगे। ये दो बातें बार बार अपने आप से रिवाइज करें। द immediate antidote to reverse the toxicity of warfarin, that is fresh frozen plasma या प्रोथ्रम्बिन कॉम्प्लेक्स कंसंट्रेट, ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में देते हैं, क्योंकि वारफरीन टॉक्सिसिटी में हिमोरेज ब्लीडिंग हो सकती है। और अगर हम डिलेट को देखें तो फिर हम विटामिन के। इन लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट यू पीपल मस्ट नो कि फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा आर प्रोथ्रम्बिन complex concentrate administration reverse the action or toxicity of warfarin immediately। the word is immediately, very important। क्योंकि एग्जाम के अंदर हम क्यों गलत करके आते हैं, हम क्यों फेल होते हैं, हम एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन का स्टेम है वो प्रॉपर पढ़ते नहीं है। तो अगर वो इस तरह पूछे कि वारफरीन की जो टॉक्सिसिटी है इमीडिएटली उसको रिवर्स कैसे करेंगे, या तो फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा देंगे या प्रोथ्रम्बिन कॉम्प्लेक्स कंसंट्रेट। अब यहाँ पे FCPS वाले गौर से सुने, CPSP वाले इस तरह पूछते हैं कि अगर वारफरीन की टॉक्सिसिटी है और पेशेंट की हीमोडायनामिक अनस्टेबिलिटी है, उसकी BP कम होती जा रही है, उसको टेकिकार्डिया है, और उसमें लिखे हीमोडायनामिकली अनस्टेबल, फिर PCC देते हैं प्रोथ्रम्बिन कॉम्प्लेक्स कंसंट्रेट। लेकिन अगर वो कहते हैं कि इमीडिएट रिवर्सल ऑफ वारफरीन टॉक्सिसिटी बट द पेशेंट इज हीमोडायनामिकली स्टेबल, फिर हम फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो लाइफ थ्रेटनिंग सीवियर हीमोरेज है उसमें PCC इज द चॉइस ऑफ एंटीडोट। इसके बाद और कैन बी गिवन विद विटामिन के इन केस ऑफ सीवियर ब्लीडिंग। जो न्यू नेट से न्यू बर्न है उसकी जो एंटेरिक बैक्टीरिया है इंटेस्टाइन के अंदर, नॉर्मल फ्लोरा है, वो लेक करता है, इसलिए न्यू नेट्स के अंदर विटामिन के डेफिशिएंसी ज्यादा होती है। अर्ली एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विटामिन के ओवरकम न्यूनेटल डेफिशिएंसी और कोagulopathy, इसलिए
हम हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ द न्यू बॉर्न को प्रिवेंट करने के लिए बच्चों को आफ्टर द बर्थ विटामिन के देते हैं, क्योंकि दिस इज द विटामिन विच इज प्रोड्यूस्ड बाय आवर नॉर्मल फ्लोरा। बट बच्चों का जो गट है वो इमेच्योर है, तो उसमें वो फ्लोरा इतनी है नहीं कि वो विटामिन के बना सके। फिर जो है पे देखें कि एक्चुअली मोस्ट इम्पोर्टेंट कि सप्रेशन ऑफ गट फ्लोरा बाय ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कैन आल्सो कंट्रीब्यूट टू डेफिशिएंसी। आप लोगों को वैसे कोई पूछे विटामिन के की डेफिशिएंसी किस वजह से होती है, एक तो नंबर वन बच्चों में बिकॉज ऑफ इमेच्योर गट बैक्टीरिया, बड़ों में डिक्रीज इनटेक की वजह से, अगर हम ये फूड में वगैरह कम ले लें, और इम्प्रॉपर एंटीबायोटिक यूज की वजह से, क्योंकि जो इम्प्रॉपर एंटीबायोटिक यूज है दे विल सप्रेस द गट फ्लोरा एंड दैट विल नॉट एबल टू प्रोड्यूस इनफ विटामिन के। फैक्टर 7 शॉर्टेस्ट हाफ लाइफ, फैक्टर 2 लॉन्गेस्ट हाफ लाइफ। इंपॉर्टेंट वन, नेम द क्लॉटिंग फैक्टर विच हैज शॉर्टेस्ट हाफ लाइफ। इसका मतलब ये है सबसे कम हाफ लाइफ वो फैक्टर 7 की है, मतलब जो 2 7 9 10 है इसमें सबसे कम हाफ लाइफ फैक्टर 7 की है। 7 इज एस, एस फॉर शॉर्टेस्ट हाफ लाइफ। फैक्टर 2 टू लॉन्ग, इसका मतलब ये है लॉन्गेस्ट हाफ लाइफ, ठीक है। एंटी थ्रोम्बिन 3 inhibit thrombin, that is factor 2a, and factor 7a 9a 10a 11a and 12a। एंटी थ्रोम्बिन 3 अगर ये थ्रोम्बिन को इनहिबिट करेगी तो फिर फाइब्रिनोजिन फेब्रिन एक्टिवेट नहीं करेगी, सो देयर विल बी नो क्लॉट। इसलिए एंटी थ्रोम्बिन prevent thrombosis, it is anticoagulant, and the drug which stimulate antithrombin is heparin. Heparin potentiate the effect of antithrombin, and then antithrombin inhibit thrombosis by inhibition of thrombin. इसमें लिखा है heparin enhances the activity of antithrombin, principal target of antithrombin, it inhibits thrombin and factor A। factor 5 Leiden mutation produce factor 5 resistance to inhibition of activated protein C। टीपीएस क्लिनिकल यूजेस थ्रोम्बोलाइटिक। जो फैक्टर 5 है इस पे हम आगे नेक्स्ट बात करेंगे, लेकिन ये भी फार्माकोलॉजी में। टीपीओ टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर एलटी प्लेस वगैरह जो हमने डिस्कस किए हैं, दे क्लिनिकल यूज एज अ थ्रोम्बोलाइटिक। द मोस्ट कॉमन यूजेस लाइक स्ट्रोक वगैरह में, लेकिन आगे हम पैथोलॉजी में पढ़ेंगे इसकी कुछ कंट्राइंडिकेशन है, टाइमिंग है, एंड वी विल डिस्कस दोस्त आर। होपफुली आप लोग को ये जो कम्प्लेक्स डायग्राम है, कम्प्लेक्स एरियाज हैं, वो आप लोगों को माशाल्लाह आसान से लगे होंगे, एंड आई ट्राई माय बेस्ट टू मेक इट सुपर सुपर इजी। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच।